बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, आज 27 दिसंबर है। आज से 13 साल पहले लियाकत बाग जलसे से पाकिस्तान की साबिक वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो गाड़ी पर जब रवाना हुई तो एक दहशत गर्दी का वाक़या हुआ जिसके नतीजे में बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गई। आज 13 साल गुजर गए। आज भी लोग बेनज़ीर भुट्टो को उसी तरह प्यार करते हैं। आज भी उनकी उतनी उतनी ही इज्जत है जितनी पहले थी। आज भी लोग भुट्टो जिंदा है के नारे लगाते हैं। आज हमने देखा कि गड़ी खुदा बख्श में बीबी शहीद की बरसी मनाई गई, जिसके अंदर तमाम ऑपोजिशन, स्पेसिफिकली पीडीएम के तमाम रहनुमा लोग थे और एक जम्मे गफीर था लोगों का जो अपनी बीवी की मोहब्बत में वहां पर आए हुए थे। वहां पर तकारीर भी हुई। वहां पर मरियम नवाज ने भी तकरीर की, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी तकरीर की और बेनज़ीर को साथ अकीदत पेश करने के साथ साथ इन सब ने एक दफा दोबारा इमरान खान और हुकूमत के ऊपर तनकीद की। मरियम नवाज ने, बिलावल भुट्टो जरदारी ने और आसिफ अली जरदारी, और बड़े क्लियर कट चीजें थी कि जी पीडीएम एक पेज पर भी है और एक स्टेज के ऊपर भी है। ये चीज भी कही गई कि 31 जनवरी तक की जो डेडलाइंस हैं, अगर वो मीट ना हुई, अगर रिजाइन हुकूमत ने ना किया तो लॉन्ग मार्च किया जाएगा। सो अपेरेंटली एक वो जो सिचुएशन क्रिएट हो रही थी कि शायद पीडीएम के अंदर दरारें आ रही हैं, पीडीएम शायद अब इकट्ठे चल नहीं रही है, कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत ज्यादा है, वो भी आज इस जलसे के बाद नल एंड वाइड होते नजर आते हैं। नंबर गेम की अगर हम बात करें तो आज मेरा ख्याल है आज कोई भी शख्स, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे हुकूमत का हो या अपोजिशन का हो, आज नंबर गेम की बात नहीं करेगा, क्योंकि एक जम्मे गफीर था और वहां पर लोग खड़े थे जो खुद उस मोहब्बत की अक्कासी करते हैं जो बेनज़ीर भुट्टो के लिए इन लोगों के दिलों में है। आज के प्रोग्राम में इस पूरी सूरत हाल पे बात करेंगे। मुझे आज ज्वाइन किया है यशफीन जमाल ने, एंकर पर्सन है, जर्नलिस्ट हैं, और मेरे साथ हैं साबिर शाह साहब, वेरी वेल रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं, जियो न्यूज से ताल्लुक है। नाज़रीन, इन दोनों से बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, मेरे साथ हैं यशफीन जमाल और साबिर शाह साहब। आप दोनों का जी बहुत शुक्रिया। यशफीन, लेट मी स्टार्ट विद यू। 27 दिसंबर 13 साल पहले जो लियाकत बाग के अंदर जलसे से बेनज़ीर भुट्टो निकली और उसके बाद जो दहशत गर्दी का वाकया हुआ, आज जब भी ये जलसा हो रहा था गड़ी खुदा बख्श में, तो मैं देख रहा था कि वही मोहब्बत, वही एक प्यार बेनज़ीर के लिए और उसके बाद अब बिलावल के लिए वहां पर एक जम्मे गफीर था, उनकी आंखों में था। और वो उसी तरह जब वो हम क्लोजअप देख रहे थे अभी जब ये कवरेज हो रही थी, तो उतना ही प्यार मोहब्बत आज बिलावल के लिए नजर आ रहा था जो बेनज़ीर भुट्टो के लिए होता था। कैसे आप समराइज करती हैं इन 13 सालों को और वो जो जर्नी थी एक बेनज़ीर भुट्टो की जी? बहुत शुक्रिया आपका मंसूर फॉर हैविंग मी ऑन द प्रोग्राम। बीबी की शहादत का जो दिन है वो मेरे लेवल भी मेरे लिए बहुत मेमोरेबल है। मुझे याद है क्योंकि उस दिन प्रैक्टिकली मेरे सहाफत के करियर का आगाज हुआ था। वक्त न्यूज़ पे मेरा ऑडिशन हुआ था और मैं अप्रूव हो गई थी और मुझे बताया गया था कि आपको एक प्रोग्राम जो है वो मिल रहा है, बल्कि प्रोग्राम की डिटेल्स वगैरह फाइनल हो रही थी। मुझे याद है कि ये खबर आई थी और शहर में उसके बाद एक हंगामा हो गया था। 13 साल ओवर अ स्पैन ऑफ 13 इयर्स। मैं आज के जलसे पर भी आती हूँ और जो आपने भी बात की है कि वहां पर जो लोग थे वो बीबी की मोहब्बत में आए थे, उसकी तरफ भी अभी आती हूँ। लेकिन जब हम कंपैरिजन करते हैं ना बेनज़ीर भुट्टो शहीद का किसी भी और पॉलिटिकल लीडर के साथ पाकिस्तान में, तो मैं समझती हूँ कि इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन के कोई पीपल्स पार्टी से एग्री करता है, इवन बीबी की हर सेल्फ सियासत से इत्तेफाक करता है कि नहीं करता, लेकिन जो उनका कद था एक सियासी रहनुमा की हैसियत से, जो उनका स्टेचर था, वो मैं समझती हूँ कि अनमैचेबल था तब भी, और 13 साल गुजरने के बाद भी पाकिस्तान में वो खला कोई पुर नहीं कर सका। वो जो वॉइड है जो बीबी छोड़कर गई हैं एज अ पॉलिटिकल लीडर, पाकिस्तान की जो सियासत है, पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, मैं समझती हूँ वो बहुत
इमेच्योर हो गया, हालांकि वक्त गुजरने के साथ उसको मैच्योर होना चाहिए था, और वो शायद इसलिए वो मैच्योरिटी नहीं इख्तियार कर सका कि बेनजीर भुट्टो जिस पॉइंट पर इस दुनिया से गई, पाकिस्तान की सियासत से उनका विड्रॉल हुआ, उस टाइम के ऊपर वो एक ऐसी लीडर बन चुकी थी कि जो एक दुनिया में एक बड़ी कदावर सियासी शख्सियत की हैसियत तैयार कर चुकी थी। एंड देन वी लॉस्ट हर उस पीक के ऊपर, उनके सियासी करियर की अगर बात करें तो ऐसा हुआ। आज की जो आप बात कर रहे हैं जज से, कि मैं आपसे इस बात की हद तक जरूर इत्तेफाक करती हूँ, और मेरा ख्याल है कि आज हमें नंबर्स को देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आज वहां पर कोई पीडीएम के लिए नहीं आया था, आज वहां पर कोई मरियम नवाज के लिए नहीं आया था। मैं आपसे इस पे डिसएग्री करती हूँ। आज इवन वहां पर कोई बिलावल के लिए नहीं आया था। वो लोग एक पर्सनल लेवल के ऊपर बिलावल को अफेक्शन जरूर दिखाते हैं, क्योंकि वो बीबी के बेटे हैं। वो बिलावल को इसलिए अफेक्शन शायद नहीं दिखाते क्योंकि वो चेयरमैन है इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, या वो बिलावल की सियासत से इत्तेफाक करते हैं। ये एक डिबेटेबल बात है। एंड देन हैविंग सेड दैट, जो पॉलिटिकल ग्राउंड भी है वो पीपल्स पार्टी का बहुत स्ट्रांग है वहां पर, तो अगर कोई बिलावल को वो अफेक्शन मिल भी रही है तो कोई वो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है मेरी नजर से। अगर आप देखें तो आज जो लोग वहां पर थे वो बेनजीर की मोहब्बत में थे। वो जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद बेटी बेनजीर की मोहब्बत में वहां पर जमा हुए थे, और इस मोहब्बत की जो बात है, जुल्फिकार भुट्टो को फॉलो करने वाले लोग आज तक उनको नहीं भूले हैं। तो मैं नहीं समझती कि इन टाइम ऑल्सो के बेनजीर भुट्टो जो है उनको भी भूला जा सकता है, ये लोग भूलेंगे। बिल्कुल ठीक है। साबिर शाह साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। यशवीन ने बड़ी डिटेल में बताया बीपी शहीद का क्रिज्मेटिक पर्सनालिटी, जिस तरह उन्होंने मेहनत की, आज लोग वहां पर क्या थे, और मैं अभी जिस तरह अपने इंट्रो में भी बता रहा था, एक मोहब्बत थी हमने आज जब देख रहे थे इसकी कवरेज लोगों की आंखों में बेनजीर को लेकर। और आज ये पीडीएम की बात नहीं हो रही थी, बिल्कुल सही, आज लोग बेनजीर की मोहब्बत में वहां आए हुए थे। आप इस पूरी चीज को कैसे समराइज करेंगे जी? अच्छा चलिए, जितनी देर में दोबारा कनेक्ट करते हैं। यशवीन, मैं थोड़ा सा इस चीज को आगे लेकर चलता हूं। जो स्पीचेस हुई, जो हम लोगों ने देखा, स्पीचेस हुई, मरियम नवाज की हो, आसिफ अली जरदारी साहब की हो, या फिर बिलावल भुट्टो की हो, एक चीज जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आज ये है कि क्या हुकूमत और ऑपोजिशन, आपको लगता है किसी डायलॉग के लिए रजामंद है या संजीदा है? बिकॉज अपेरेंटली इन लोगों को देखने के बाद, या जो इनकी बॉडी लैंग्वेज है और द वे दे कम्युनिकेट, मे इट बी द प्राइम मिनिस्टर, मे इट बी द ऑपोजिशन, इट डजंट फील लाइक कि ये लोग कंफर्टेबल हैं, या दे इवन वांट टू हैव अ सीरियस डिस्कशन अबाउट डेमोक्रेसी और आगे चीजें कैसे लेकर चली हैं। क्या कहेंगे इस पे? मैं एक चीज ऐड करना चाहती हूँ आपके सवाल पे आने से पहले, कि आज के दिन की जो इम्पोर्टेंस है, जो अभी हमने पहले डिस्कस किया, आपने अपने इब्तिदाइये में भी उसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, कि वो बेनजीर भुट्टो शहीद, उनकी शहादत, उस दिन की याद में उनकी बरसी को मनाया जाता है। तो पहले तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी पीपल्स पार्टी से ये ज्यादती हो गई कि इसको एक पीडीएम प्लेटफॉर्म बनाने की। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ यशवीन, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। शाह साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। एक मिनट, मैं जरा शाह साहब से पॉइंट ले लूं। शाह साहब, बेनजीर भुट्टो की बरसी आज गड़ी खुदाबख्श में मनाई गई, और लोगों का एक जम्मे गफीर था, एक मोहब्बत थी बेनजीर के लिए, भुट्टो के लिए, भुट्टो फैमिली के लिए। इसको पहले बताइएगा फर्स्ट क्वेश्चन में सर, इसको कैसे आपने आज एनालाइज किया है? मंसूर काजी साहब, जाहिर है जुल्फिकार अली भुट्टो का एक अपना करिश्मा था और जेन्युइन करिश्मा था। जब उनको फांसी दी गई तो जाहिर है यहाँ के लोग बड़े दुख में थे, और बेनजीर भुट्टो को उन्होंने बड़ी मोहब्बत से इक़्तिदार में भी लाए, 2 दफ़ा लाए। लेकिन बात यह है कि मैं फिर आपसे कहता हूँ कि जब जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी गई, जो कि एक जुडिशल मर्डर था, जिसको चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह ने अपनी मौत से पहले तस्लीम भी किया, तो ये जो जम्मे गफीर आप मुझे जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी पे, या बेनजीर भुट्टो की बरसी पे, या बिलावल के जलसे में जो मैं देखता हूँ, जो आप देखते हैं, यार इससे 1/3 लोग सड़क पे आ जाते तो जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी ना होती। सो जलसे जुलूस मेरे नजदीक दे डू नॉट रिफ्लेक्ट एनीथिंग इन अ कंट्री लाइक आर्स। यहाँ तो कोई डायनेमिक्स ही और हैं पॉलिटिक्स के। ठीक है, लड़काना उनका भाई शहर था गड़ी खुदा बख्श, यहाँ पे लोगों को मोहब्बत होगी, लेकिन देखिए भुट्टो साहब के बाद तीसरी जनरेशन आ गई हुई है, तो उसने तो भुट्टो साहब को देखा ही नहीं। बेनजीर को भी दुनिया से गए 13 साल हो गए हुए हैं, एक और जनरेशन दुनिया में आ गई है, उसने किससे ही सुने हुए हैं। सो बरसियां होती रहेंगी, सारा कुछ होता रहेगा, जलसे होते रहेंगे,
सियासी इज्तिमा होते रहेंगे, बट दिस विल नॉट हैव एनी पॉलिटिकल बेयरिंग मे बी इन अनदर 10 years or so, 5 years or so, क्योंकि इलाके बड़े बैकवर्ड हैं, लोग डर जाते हैं, लोगों को मारा भी जाता है। अब मोहब्बत वाली चीज नहीं है, किसी का पानी काट दिया, किसी हारी मजारे को पकड़ लिया। नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट लड़काना और गड़ी खुदा बख्श, मैं एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में बात कर रहा हूँ। प्लीज डू नॉट टेक मी रॉन्ग हियर। जितनी मर्जी आप बरसियां मना लें, they will not have any political bearing on Pakistan People's Party's future, maybe in another 3 to 4 or 5 years. आपके सामने करप्शन के बड़े इल्जामात लगे हैं मुख्तलिफ अखबार में, इवन बेनजीर भुट्टो के दोनों अखबार में करप्शन के इल्जामात हैं। सभी जानते हैं वसीयत क्या है, सभी जानते हैं आसिफ जरदारी साहब क्या करते रहे, क्या करते हैं, बिलावल की कैपेबिलिटी क्या है, वो कुछ कर सकते हैं नहीं कर सकते। वी ऑल नो दैट, राइट। सो मैं अब अगर जलसे के ऊपर अगर आप कहे मुझे मैं कसीदा पढ़ दूं, तो वो एक और चीज है कि जी वाह बड़े बंदे थे, बड़ी मोहब्बत करते हैं। हाउ कैन यू वर्शिप आइडल्स, यू नो। जुल्फकार अली भुट्टो को तो दुनिया से कहीं भी 41 साल हो गए हुए हैं। शाह साहब पॉइंट आ गया जी आपका। अच्छा, मैं थोड़ा सा अभी जलसे के ऊपर भी बात करनी है, तकरीरों पे भी बात करनी है। यशवीन, कमिंग बैक टू यू, जो मेरा पहला सवाल था उससे फिर शाह साहब उस वक्त कनेक्ट नहीं थे। क्या आपको लगता है आज की तकरीरों से या प्राइम मिनिस्टर की तकरीरों से, जिस तरह ये लीडरान बात कर रहे हैं कि हुकूमत और ऑपोजिशन किसी भी डायलॉग के लिए संजीदा है? बिकॉज ये तो आज भी एक दूसरे के लिए इतना फोबिया इनको एक दूसरे का, कि चाहे इमरान खान साहब हो, चाहे ऑपोजिशन हो, मरियम नवाज हो या बिलावल हो, वो उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे। तो कैसे देख रही हैं आप इसको? नहीं, लेकिन इसके अंदर सवाल ये भी है ना, जो आप हुकूमत की बात करें तो हुकूमत ने तो अभी तक कहीं से कोई इस तरह की इंडिकेशन दी नहीं है कि वो डायलॉग करना चाहती है। और ऑपोजिशन की जहां तक बात है, इमरान खान के बारे में और कोई बात कही जा सके हतमी तौर पर या नहीं, लेकिन ये जरूर कही जा सकती है कि कुछ चीजों के ऊपर जब वो डट जाते हैं तो फिर वो डट जाते हैं। और इस बात के ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि वो बड़े क्लियर हेडेड हैं, बड़े क्लियर माइंडेड हैं कि ये इन्होंने जो करना है, करना चाहते हैं ये कर सकते हैं, लेकिन डायलॉग की तरफ या किसी किस्म की क्या उसको कहना चाहिए, कोई बीच का रास्ता जो है ना वो देने के लिए मुझे खान साहब इस वक्त मूड में दिखाई देते नहीं है। तो और ये बात अगर हम लोग रीड कर रहे हैं, हमें लगता है, तो आई थिंक ऑपोजिशन को भी बड़े अच्छे तरीके से लगता है। ये जो अग्रेशन को एक नॉच हर दफा ऊपर लेके जाने की कोशिश होती है, जो टोन में सख्ती को ज्यादा बढ़ाने की एक कोशिश होती है, जो खान साहब का नाम ले लेके उनको मजीद एंटेगनाइज करने की कोशिश मुझे लगता है कि की जाती है डिलिबरेटली हर नए जलसे में या प्लेटफॉर्म पे जहां पर मिलता है, मरियम की तरफ से बिलखुसूस और बिलावल की तरफ से भी। आई थिंक ये इसी रीडिंग की वजह से है कि वो सिर्फ अब टेंशन को इतना ऊपर लेके जा रहे हैं कि बाद में इस चीज के थ्रू इसको जस्टिफाई किया जा सके कि क्योंकि हम बहुत खुलकर सामने आ गए थे इसलिए मुज़ाकरात नहीं हुए। आपने सुना आज भी मरियम ने कहा कि ये गवर्नमेंट चला भी नहीं सकते, इनको लेके आने वाले पीछे हट जाएं तो अवाम जाने और हम जाने। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस वक्त जो मूड है दोनों साइड के ऊपर, दोनों तरफ से सियासत हो रही है, बैठ कर डायलॉग ना करना चाहते हैं। और फिर सवाल मेरा ये भी है कि जो डायलॉग की बात करते हैं, डायलॉग किस पर करेंगे? कौन सा ऐसा नुक्ता है आप समझते हैं कि जिसकी दोनों पार्टीज डायलॉग कर सकती हैं या इनको करना चाहिए? ऑपोजिशन तो मुझसे अगर कोई पूछे तो खेलने को चांद मांग रही है। वो कहते हैं मिलिट्री लीडरशिप भी घर चली जाए, वजीर आजम भी घर चले जाएं, वुज़रा भी घर चले जाएं और सब खुला मैदान। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल यशवीन, एक छोटी सी हम यहाँ ब्रेक लेते हैं और जब ब्रेक से वापस आते हैं तो ये जो पॉइंट उठाया है कि जो टेम्परेचर वो बहुत रेज किया जा रहा है स्पेसिफिकली फ्रॉम द ऑपोजिशन साइड में, इट बी द मरियम नवाज और बिलावल, और उसका जो रिस्पॉन्ड है उसके रिस्पॉन्ड के अंदर हुकूमत की तरफ से, प्रिसाइसली इमरान खान की तरफ से टेम्परेचर को राइज किया जा रहा है। इसमें साबिर शाह साहब का व्यू पॉइंट लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ही शाह साहब, मैं जो ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल था, मैं वही आपके पास लेकर आना चाहूंगा। एक दूसरे यहूदी एजेंट कहना, सिक्योरिटी रिस्क कहना, इंडियन स्पॉन्सर्ड कहना, गद्दार के इल्काबात, सिलेक्टेड कहना, कठपुतली कहना, ये जो व्यू पॉइंट है हुकूमत और ऑपोजिशन, ट्रिगर जिस मर्जी तरफ से हो रहा है, क्या इसका रिजल्ट ये कौम
कुछ बेहतर देखेगी? जमहूरियत के लिए ये बेहतर है, या हम लोगों के लिए जो इस पे डिस्कशन करते हैं या बात करते हैं, हम क्या इससे समझे जी क्या होने जा रहा है अब? मंसूर काजी साहब, ये कोई आज की स्टोरी नहीं है लोगों को काफिर कहना और गद्दार कहना। आपको मैं बताता चलूं कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान बनने से पहले काफिर आजम कहा जाता था, और वो वही लोग हैं जो बाद में पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लेते रहे। और 1951 रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस के बाद गद्दारी के इल्जाम फैज अहमद फैज पे भी लगे, एक सिटिंग जनरल पे भी लगे, जनरल अकबर पे, और बाद में फैज अहमद फैज और जनरल अकबर को उन गद्दारी के इल्जाम के नतीजे में सजा भी हुई, ट्रायल भी हुए। लेकिन जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो 1971 में इक़्तिदार में आए तो दोनों को बड़ी आला पोस्ट मिली, फैज अहमद फैज को भी और जनरल अकबर को भी, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने। उसके बाद से ये सिलसिला चलता आ रहा है, लामितनाही सिलसिला है। सिवाय सोसाइटी की पोलराइजेशन के और लोगों के गले में गद्दारी के टैग या काफिर के टैग लगाने के कुछ भी नहीं हुआ। या तो आप किसी को गद्दार कहें, उसको साबित कर दें, उसको फांसी दे दें यार, हैंग हिम, हैंग हर। आप ये इस तरह के इल्जाम लगाते हैं जो फिर 2-4-5 साल बाद गायब हो जाते हैं। लोग वजीर आजम भी बने हैं इन इल्जाम के बाद, लोग प्रेसिडेंट भी बने हैं इन इल्जाम के बाद। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ इट ऑल हैपेंस, बट इट इज अ वेरी बैड ओमेन इंडीड. This shows intolerance in this society, and it clearly displays the fact that we do not coexist the way we should as a nation. Linguistic मसाइल हैं, sectarian मसाइल हैं, ये सारे डिवीजन अपनी जगह है, बड़ी इनइक्वालिटी है वेल्थ की, पॉवर्टी का विशेष सर्कल है, अमीर बहुत अमीर, गरीब बहुत अमीर गरीब। तो ये सारी चीजों के बाद ये it all seems ridiculous, and allow me to say that Imran is overreacting. A prime minister should not be giving so many statements, and whenever he is addressing the public, ये कभी भी आप किस तरह के, आप क्यों कह रहे हैं कि यार मुझे 3 महीने हुकूमत की समझ नहीं आई? In case that is true, in case you are confessing, you should not have been the prime minister of Pakistan. आपको रोज करप्शन का प्रचार छोड़ दें. There are so many scandals in your own government. There are so many skeletons in your own cupboards कि लोग हंसते हैं. नवाज शरीफ ने मुबैना तौर पर अरबों रुपए की करप्शन की होगी, बेनजीर के दौर में हुई, जरदारी ने की होगी, फजलुर रहमान ने बड़ा नोट कमाया होगा मुबैना तौर पर, बट आई हैव नेवर हर्ड फ्रॉम देन के जी हम करप्ट को पकड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. यू सी, इट मेक्स अ मॉकरी ऑफ यू. व्हाई डू यू डू दैट व्हेन यू डोंट कैच एनीबॉडी? आस्क नैप, ये 486 अरब रुपए आपने रिकवर किया, हाउ मच हैव यू रिकवर्ड फ्रॉम आसिफ जरदारी, इमरान खान, ठीक है जी, नवाज शरीफ एंड हिज गॉस्पेल्स, कितने पैसे आपने रिकवर किए? डन नथिंग. लोगों का एतमाद खत्म होता जा रहा है इन एवरी स्टेट इंक्लूडिंग द जुडिशरी. मीडिया इज ऑलरेडी सफरिंग. लुक एट द सोशल मीडिया, रीड इट. आई मीन देयर आर रिमार्क्स के मैं उनको पढ़ भी नहीं सकता हूँ. आई हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट स्पीकिंग ऑन टेलीविजन, मंसूर काजी साहब, बिकॉज आप जो कुछ मर्जी कर लें, पीपल से कि जी ये मोटिवेटेड है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, और है भी, ऐसा है भी. 80-90% केसेस में ऐसा है. हम चीजों को जानते हैं. मुबैना या रिपोर्टेडली या एलिजेडली का वर्ड इसलिए लगाते हैं कि सुबह 9 बजे किसी अदालत में पेशी ना भुगतनी पड़ जाए. एवरी स्टेट इंस्टीट्यूशन इज टेंटेड टू सम एक्सटेंट. शाह जी, मैं यही चीज मैं बिकॉज अभी यशवीन में आपकी तरफ आता हूँ. एक अभी हम ब्रेक पे जाने से पहले भी थोड़ी बात कर रहे थे कि इमरान खान से की तरफ से कोई डायरेक्टली इस तरह का नहीं मैसेज आया ऑपोजिशन को, डायलॉग का एंड ऑल दैट. लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल और मोहम्मद अली दुरानी साहब की पगाड़ा, जो ऑब्वियसली दे आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, दे आर द की प्लेयर्स ऑल्सो, उन्होंने, उनकी तरफ से हमने देखा वो गए हैं, शहबाज शरीफ साहब को मिले हैं. उसके बाद उन्होंने कहा है कि जी हमें पार्लियामेंट को एक्टिव करना चाहिए, हमें डायलॉग को एक्टिव करना चाहिए. ये चीजें जो मेरे ख्याल में हर जमहूरी शख्स चाहता है कि हो. सो आपको नहीं लगता कि बैकडोर की तरफ से कोई एक चीज ऐसी होनी चाहिए? सैनिटी शुड प्रिवेल बिटवीन देम. आप मुझसे पूछ रहे हैं मंसूर? जी 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 यशवीन जी. देखिए, बैक डोर से होनी चाहिए, फ्रंट डोर से होनी चाहिए. बड़े अच्छे तरीके से अभी सर ने, शाह साहब ने जो है वो एक्सप्लेन किया कि इस मुल्क की अगर तारीख को उठाकर देखें सियासी, तो जो आज अभी आप बातें सुन रहे हैं ये कोई नई बातें तो नहीं है हमारे लिए. और ये जो मामलात हैं जिनकी तरफ अभी आप इशारा कर रहे हैं कि बैक डोर से जाके मिल के आ जाना किसी को, ये मामलात भी हमारे लिए नए नहीं है. और फिर उसके बाद अगर बैक डोर का ऐसा कोई चैनल एक्टिवेट हो भी गया हो माजी में कभी, और उसके नतीजे में अगर उसका कोई रिजल्ट निकला भी हो, तो उसके भी वो कितना लॉन्ग लिव्ड होता है, वो भी हमारे लिए कोई नई बात नहीं है. तो इस तरह की किसी चीज के ऊपर मैं नहीं समझती कि हमें कोई बहुत ज्यादा
रिलाय करना चाहिए, बल्कि जब इस तरह के कैरेक्टर्स आ जाते हैं बीच में तो वो जो सिचुएशन है उसको मजीद मजाका खेजी बनाते हैं। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होता। दुरानी साहब अगर डायलॉग के लिए इतने ही संजीदा हैं और अगर वो इतने ही किसी मुक्तदर क्वार्टर से वो मैसेज लेकर गए हैं जो कि उनका क्लेम है, और जिस तरह से वो कहते हैं कि वो पार्लियामेंट को फंक्शनल रखना चाहते हैं, वो इसलिए वहां पर गए हैं, तो वो शहबाज शरीफ के पास क्या करने के लिए गए हैं? ये बात तो मेरा ख्याल है अब इस मुल्क में बच्चे बच्चे को पता है कि शहबाज शरीफ का एक और माइंडसेट है, वो किसी और तरीके से सोचते हैं। पार्टी के अंदर एक डिवीजन चाहे उतनी नहीं है जितनी बताई जाती है, बट स्टिल कहीं ना कहीं सोच में फर्क है बड़े मियाँ साहब और छोटे मियाँ साहब की। और इस वक्त किसका कैंप या किसकी सोच प्रिवेल कर रही है ये भी सबको पता है। तो फिर जो लोग इस वक्त एक्टिव है पॉलिटिक्स में, उनके पास जाए ना। दुरानी साहब वहां पर सिर्फ दोबारा से मीडिया ऑप्टिक्स के लिए खबर लेने के लिए गए थे कि शहबाज शरीफ साहब का भी ख्याल है कि बहुत कन्फ्रंटेशनिस्ट नहीं होना चाहिए, बहुत अग्रेसिव नहीं होना चाहिए, ताकि फिर से जो हम देख रहे हैं कि पीटीआई के बुजुर्ग और लोग सारे खुलकर अब दोबारा से तनकीद कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब कुछ और चाहते हैं, शेख रशीद साहब को भी एक और नया बयान देने का मौका मिल गया। तो मेरा ख्याल है इससे ज्यादा इसकी और कोई वो मीडिया स्पेस गेन करनी थी, कर ली। इससे ज्यादा मैं नहीं समझती कि इस बात की कोई हैसियत है। और जो आप बैकडोर की बात कर रहे हैं, बैकडोर अगर एक्टिवेट होगा भी तो कोई बहुत लॉन्ग लिव नहीं होगा। ठीक है शाह साहब, आज जब अब स्पीचेस हो रही थी तो आज मरियम नवाज की स्पीच जब हम लोग सुन रहे थे तो उन्होंने कहा जी कूड़ा करकट इकट्ठा करके पीटीआई जमात बना दी गई है, महंगाई की बातें की, खुदकुशियों की बातें की, इदारों को दोबारा तनकीद का निशाना बनाया गया। और उन्होंने कहा जी पीडीएम का जो फ्लैग है इसके नीचे तमाम पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठी हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने कहा जी अब इमरान खान साहब पीडीएम से एनआरओ मांग रही है, रेफरेंस उन्होंने दिया शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात का। इसको कैसे आप नरेट करेंगे जी? देखिए मंसूर साहब, बात यह है कि ये जो मोहम्मद अली दुरानी साहब ये किसी जमाने में फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी हुआ करते थे, डज नॉट कैरी एनी पॉलिटिकल वेट एट ऑल, दीज आर जस्ट मीडिया ऑप्टिक्स एज यशमिन जस्ट मेंशन्ड। पीर पगाड़ा से कह दिया होगा जनाब आपका कोई पैगाम है तो मैं जाके दे आता हूँ, कोविड का टाइम्स है और उन्होंने कहा होगा अच्छा चलें आप लाहौर में तो आप दें, नथिंग एल्स, नथिंग बियॉन्ड इट। शहबाज शरीफ का पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर है, एस्टैब्लिशमेंट की नजर में भी वो चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट जो कहे उसकी बात मान ली जाए, पैसा भी बचा लिया जाए, कोई इक़्तिदार भी मिल जाए तो कोई हर्ज नहीं। मियां नवाज शरीफ कुछ स्टेज आगे चले गए हैं। मरियम जहां कूड़ा क्रिकेट की बात करती हैं तो उन्हें पता होगा जब इनके वालिद को चीफ मिनिस्टर बने थे और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बने थे तो इसी तरह का कूड़ा क्रिकेट पीपल्स पार्टी में निकल के उनके पास भी जमा करवाया गया था। वो उसके नतीजे में प्राइम मिनिस्टर बने 2 दफा 3 दफा। सो ये बातें करते वक्त ये मैं फिर वही कह रहा हूँ, मुझे नहीं समझ आती इन बातों को कौन सुनता है। ट्रस्ट मी, आई स्विच ऑफ द चैनल एंड आई एग्जैक्टली नो व्हाट शी और ही माइट हैव सेड। इट इज सो ऑब्वियस इमरान डज नॉट हैव any threats haunting him, fortunately or unfortunately. He feels he's being hounded. No, it's not the case. He's overreacting. See, the balloon of PDM he's overreacting. Absolutely. हाँ, रिजाइन भी नहीं देते, रिजाइन दे भी दे तो फर्क नहीं पड़ेगा, वो इलेक्शन करवा देंगे यार। बात ये है कि जहां से सपोर्ट होनी चाहिए वो इमरान को अभी हासिल है, एज आई एंड यू स्पीक, अभी तक हासिल है। जब नहीं होगी तो वो चीजें आपके सामने अचानक बदलेंगी। और पावरफुल क्वार्टर्स तो हमारे मुल्क में अभी वही रहेंगे क्योंकि हमारी ज्योग्राफिक कंडीशंस ऐसी हैं, हमारी पॉलिटिकल सिचुएशंस ऐसी है, हमारे वोलेटाइल बॉर्डर्स हैं और बहुत काम किया है सिक्योरिटी फोर्सेस वगैरह ने। सो अगेन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली एस्टेब्लिशमेंट इसी तरह पावरफुल रहेगी। सो ही और शी हूसोएवर थिंक्स कि हम इस दीवार को मुक्का मार के गिरा लेंगे इज लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। It cannot happen like that. For this to happen, some sort of a revolution has to come forth and a very, very honest man has to lead this country. And how is that going to happen? I don't foresee it happening, Mansoor Qazi Saab. Let's be honest. Let's not discuss these figures, these portraits and all. They do not exist. Imran is very comfortable. If he doesn't want to feel comfortable, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और वो स्कैंडल्स के बावजूद, फॉलिस के बावजूद रिमेन्स द प्राइम मिनिस्टर एंड अ स्ट्रांग प्रीमियर। बिल्कुल ठीक है। व्यूअर्स एक छोटी सी हम ब्रेक लेते हैं, जिस तरह अभी शाह साहब कह रहे हैं, और उसके बाद अब यशफीन से ये पूछते हैं कि जो आसिफ अली जरदारी साहब ने आज कहा कि मैं तो इनको नेशनल असेंबली में भी कहता था कि या को चला लो या नैब को चला लो। आज दोबारा वही सिचुएशन है कि हमने इंस्टीट्यूशंस के ऊपर जरूर क्रिटिसिज्म हमने आज भी देखा, इवन बीबी की बरसी थी। इसमें बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी यशवीन, मैं ब्रेक पे जाने से पहले आपके लिए सवाल छोड़ गया था। आसिफ अली जरदारी साहब ने भी आज कहा कि मैंने तो इनको नेशनल असेंबली में भी कहा था कि या तो मुल्क चला लो या नैब चला लो। सो आज भी और कहा उन्होंने कि जब अगर तुमसे हुकूमत नहीं चलती तो छोड़कर क्यों नहीं चले जाते हो। सो क्रिटिसिज्म आज भी नैब इदारे, आज भी हमने देखा वही सब कुछ था जो आज से पहले रहा है। सो ये चीजें इसी तरह रहेंगी ऑपोजिशन की तरफ से, चाहे PMLN हो चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, अदारों को निशाना बनाना। इज दैट द मोटो और आइडिया? व्हाट डू यू से जी? कुछ तो करना है ना मंसूर, कुछ तो करेंगे। क्या मतलब अगर ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? जो अभी शाह साहब ने कहा कि खान साहब ने मौकरी बनती है इस तरह से, जब वो बार बार करप्शन की बात करते हैं, वो बार बार कहते हैं करप्ट लोगों को नहीं छोड़ूंगा। करने के लिए आज प्राइम मिनिस्टर, उनके पास बहुत सारे काम है लेकिन उनका यही फोकस है। बिल्कुल उसी तरह से ऑपोजिशन ने, जो लोग थोड़े बहुत रह गए पीपल्स पार्टी के केस में, जो उनको फॉलो करते हैं, अब उनको कुछ तो सेल करना है ना। और जब वो नैब की बात करते हैं, नैब की बात दोनों जमातों में से जब भी कोई भी करता है तो ये तो बड़ी क्लियर सी एक बात है कि वो अपनी जो पर्सनल ग्रीवेंसेस हैं वो उनके लिए परेशान है, वो उसके लिए आवाज उठाते हैं और वो चाहते हैं कि उनका जो मामला है नैब के हवाले से या इदारों के हवाले से, उनको जो है किसी तरह से अंडर द कार्पेट कर दिया जाए। वो आप आज कर दें, नैब ठीक ठाक हो जाएगी, कोई मसला नहीं होगा। सो जो मसला है इस पाकिस्तान की सियासत के अंदर वो ये है कि दोनों साइड्स जो है वो स्टक हैं। दोनों साइड जो है वो मीडिया स्पेस भी करना चाहती हैं, वो अपने वोटर्स को कुछ ना कुछ फीड भी करते रहना चाहती हैं, और उसी एफर्ट के अंदर ये सब कुछ इतना मोनोटोनस हो गया है कि जैसे शाह साहब ने कहा और बिल्कुल दुरुस्त कहा कि अगर कोई मुझसे कहे कि मरीम नवाज खिताब करिए तो मैं बगैर सुने बता सकती हूँ कि उन्होंने क्या कहा। वो इतना स्टैंडर्ड है सब कुछ। शाह साहब मुझे एक चीज बताइएगा, जिस तरह अभी हम पहले ये बात कर रही हैं और पूरी इस वक्त अपेरेंटली ये लग रहा है कि ऑपोजिशन भी प्रेशर में है, और जिस तरह अभी आप बात कर रहे हैं इमरान खान साहब को कोई शायद परेशानी की जरूरत नहीं है, लेकिन वो भी थोड़े से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीजों को लेकर थोड़ा सा बात कर रहे होते हैं। सो दोनों की सिचुएशन के अंदर कोई इसका रिजल्ट जो हम कहते हैं कि कोई एक ऐसी पार्टी जो आके एटलीस्ट इन लोगों को पार्लियामेंट में बैठाए, they should be able to talk, they should be able to deliver and discuss the issues। हर वक्त सिर्फ एक दूसरे पे इल्जाम तराशी से तो नहीं चलेंगी। कितनी देर हम भी इस पर बात कर लेंगे जी? मंसूर साहब, बात यह है कि कुछ लोग ऐसे हैं तो सही जो इनको हर 2-4 साल बाद पार्लियामेंट में बिठाते हैं, लेकिन कठपुतलियों की तरह ये इस्तेमाल भी होते हैं और फिर सड़कों पे आके अपना मुकदमा पेश करते हैं। तो उन लोगों का भी मैं क्या कहूं जो इनको बिठाते हैं, और इनका भी क्या कहूं जो बैठ जाते हैं, बाद में सड़कों पे आ जाते हैं। आई वांट टू एयर अ स्वीपिंग स्टेटमेंट राइट नाउ इन योर प्रोग्राम मंसूर। ये जरदारी साहब जो बात कर रहे हैं ना, यू क्रिटिसाइज हिम फॉर एवरीथिंग ऑन अर्थ। यू सी, मैं कई दफा वाकई ये सोचता हूँ कि पाकिस्तान में अगर अपने इकोनॉमी को चलाना है, लोगों को नौकरियां लेके देनी है, तो फिर आप किसी को मत पकड़े। इट्स अ स्वीपिंग स्टेटमेंट। आप पकड़ते भी आप क्या है यार, किसी की जायदाद की कुर्की करते हैं, वो किसी और कोर्ट से ऑर्डर ले आता है, वो बच जाता है। रिकवरी आप उससे करते हैं जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता, 10, 15, 20 करोड़ रुपए वाला चोर होता है, पकड़ा जाता है। सो रिकवरी भी कोई नहीं है, जायदाद की कुर्की भी कोई नहीं है। आपसे कौन डरेगा? कौन इस शैम अकाउंटेबिलिटी का जो है वो डिफेंडर होगा, जिसमें आपके अपने दौर में 6-7 स्कैंडल हो और अभी तक कोई भी ना पकड़ा गया हो? क्यों? ये सारे लोग दे रिलाई ऑन, एक्सक्यूज मी, फाइनेंसियर्स एंड स्पॉन्सर्स। वो जो पैसा लगाते हैं, हुकूमत में आके उधर लेते हैं, तो उन्होंने पैसे तो रिकवर करने होते हैं ना। इसीलिए मैं कहता हूँ यू शुड शाहजी आपकी बात काट रहा हूँ, एक शॉर्ट ब्रेक लेनी है, मैं यहीं से आपसे बात का आगाज करूंगा। एक शॉर्ट ब्रेक के साथ प्लीज मेरे साथ रहिएगा जरा। शाह साहब प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा जी अपना कमेंट। जी मंसूर काजी साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि कैंपेन फाइनेंस लॉज अगर कभी इस मुल्क में आ गए, इम्प्लीमेंट हो गए, अकाउंटेबिलिटी हुई, तो ये सारे पॉलिटिकल लीडर वो जो पावर में है जो नहीं, सारे पकड़े जाएंगे। जिस तरह बहुत सारे तरक्की याफ्ता मुल्कों में होता है। इनकी चंदे वाली किताबें खोल के देखें, चेहरे चंदे कहाँ से लेते हैं, आपको पता लग जाएगा कि किन किन लोगों ने चंदे दिए, फिर बाद में डाके मारे, कौन डाके मारने वाले हैं। सो देयर ऑल सेलिंग इन द सेम बोट एक्चुअली। पैसे ले लेते हैं, चंदे ले लेते हैं, मुफ्त में काम करवाते हैं। जो पीछे खड़े होते हैं 5-6 बंदे, वो इमरान के पीछे हो, जरदारी के पीछे हो या नवाज शरीफ के, बाद में वो बेचारे क्लेम करें जब मैं मिनिस्ट्री जो कहते हैं तुम्हें पीछे खड़ा रखा 2 साल, इतनी तुम्हारी वाकफियत बन गई, एफबीआर तुम्हारे पास नहीं आई, एसपी तुम्हें सलाम करते रहे,
तो कीमत होती है लीडर के पास खड़े होने की, फिर वो चंदे देने पड़ते हैं। ये जब तक ये सिस्टम रहेगा ना जी। पॉइंट आ गया जी, ठीक हो गया शाह जी, पॉइंट आ गया। यशवीन, क्लोजिंग कमेंट मुझे आपकी तरफ से चाहिए। 31 जनवरी की आज दोबारा डेडलाइन दी गई जी, रेजिग्नेशन होंगे, लॉन्ग मार्च का कहा गया। ऑपोजिशन के पास अगर कुछ भी नहीं है तो फिर ये किस चीज का लॉन्ग मार्च कर रही है और कौन सी जमहूरियत की बातें कर रही है? अभी लॉन्ग मार्च होना शुरू तो नहीं हुई ना। मंसूर कहने में क्या है, तारीखें देने में तो कुछ नहीं जाता, तारीखें दे रहे हैं। मेरे लिए तो बड़ा सरप्राइजिंग है, बाई इलेक्शंस की तैयारियां भी हो रही हैं, सेनेट इलेक्शंस की तैयारियां भी एट टाइम हो रही हैं, तैयारियां भी करते चले जा रहे हैं, साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि हम इस्तीफे देंगे, साथ साथ प्राइम मिनिस्टर से इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं, साथ ही कहते हैं हम इस्लामाबाद आएंगे और लॉन्ग मार्च करेंगे। और ये भी थोड़ा सा वाजे रहे यहाँ पर कि जो धरने की बात है, ये बात पता नहीं मीडिया में ही कहीं पर फ्लोट कर रही है। वो तो लॉन्ग मार्च का लफ्ज एक जमात की तरफ से आता है तो दूसरी की तरफ से धरने का लफ्ज आता है। ये बड़ा क्लियर है कि पीडीएम के अंदर अभी इस बात पर कंसेंसस नहीं है कि वो यहाँ पर लॉन्ग मार्च करके चले जाएंगे एक रैली की फॉर्म में, वो यहाँ पर आके बैठना चाहते हैं। अगर बैठना चाहते हैं तो किस मुतालबे के साथ और कब तक बैठना चाहते हैं। चीजें इस वक्त बड़ी अनक्लियर है। और मौलाना फजल रहमान ये बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन भी कुछ हद तक मैं बात कर सकती हूँ कि पीपल्स खासे नाला है और वो ये समझते हैं कि पीडीएम का जो बहुत एक हाई मैक्सिमलिस्ट जो टारगेट है या जो मुतालबा है उसको सबसे ज्यादा नुकसान पीपल्स पार्टी पहुंचाएगी। तो अभी तो उनके अपने अंदर कंफ्यूजन है। सो आई थिंक यशवीन के बाद बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। यशवीन, सॉरी आई एम गोइंग आउट ऑफ टाइम। यशवीन साबिर शाह साहब, थैंक यू वेरी मच। हुकूमत और ऑपोजिशन की टग ऑफ वॉर चल रही है, देखते हैं कब तक चलती है। आज के लिए इतना ही। मुझे मंसूर आजम काजी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।